नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में हम बात करेंगे अलविदा ओल्ड टैक्स रिजीम की। जी हां, 1 फरवरी को आम बजट है। जाहिर है आप सभी दर्शकों की नजरें वित्त मंत्री की घोषणाओं की तरफ लगी होंगी। तो क्या मिलेगा, किस चीज का इंतजार रहेगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सरकार के लिए अभी मुश्किल है। टैक्स में कितनी राहत मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा है ओल्ड टैक्स रिजीम के खत्म होने की। लिहाजा हम आज इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसी चर्चा है। ऐसा हुआ तो आप पर क्या असर होगा, ऐसी तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहेंगे। जाहिर है आप दर्शकों के भी काफ़ी सारे सवाल होंगे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8178999182। नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमसे इस पर चर्चा करेंगे। अश्विनी राणा है, पूर्व महासचिव हमारे साथ। आशीष जैन है, टैक्स एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। नंदन नरूला हैं, सीए हैं। आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म किया जाता है, नए टैक्स रिजीम का क्या फायदा होगा, क्या असर इससे टैक्स पेयर्स पर पड़ेगा। उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं इंदौर से, जहां एनडीटीवी ने अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों से बातचीत की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जिसमें अभी जो नया बजट आ रहा है उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम को ख़त्म किया जा सकता है। इस पर अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों का क्या कहना है, सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? नितिन सिंह। नितिन, बात करें ओल्ड टैक्स रिजीम की तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी ओल्ड टैक्स रिजीम जो है ख़त्म किया जाएगा। तो ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार और जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जैसे कि अगर जो भी रिसेंट वाला जो अपना टैक्स का स्लेब रेट चल रहा है उसमें मिडिल क्लास लोगों को काफ़ी अच्छे से प्रॉपर स्लेब रेट में दिया गया है कि वो इजीली अपना उसमें भलन पोषण या जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती है वो प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं। इफ़ अगर नेक्स्ट स्लेब रेट दिया जाता है और वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से बहुत ज़्यादा पार कर जाता है, जहाँ पे फिर लाइक कि अगर वो जैसे जैसे अगर हम बोले कि इन्फ्लेशन जैसे आगे चीज़ें बढ़ती जा रही है, उसी के साथ अगर वो स्लेब रेट उस चीज़ में मैच नहीं कर पा रहा है, आगे जा रहा है, देन वहाँ पे मिडिल क्लास लोगों को दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है। राइट नाउ जो है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, थोड़ा बहुत मिडिल क्लास के लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत देता है, बट स्टिल क्या है, लेकिन अगर से ज़्यादा उसमें दिक्कत आती है तो फिर वो दिक्कत कर सकता है मिडिल क्लास पीपल को। बात करें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में तो इनमें क्या फ़र्क है, और ऐसे में जो मध्यम वर्गीय परिवार है क्या उनके बजट पे इसका असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि जो ओल्ड रिजिम था उसमें कुछ कंपनसेशंस मिलते थे, कुछ रिजेक्शंस मिलते थे, लेकिन जो नया वाला रहेगा उसमें नहीं मिल पाएगा। उसमें बस आप जितना अर्निंग कर रहे हो आपको उस पर टैक्स देना रहेगा पूरा, तो उसमें कहीं ना कहीं इशू आएगा मिडिल क्लास के लिए। एक काइंड ऑफ कितना फ़र्क रहेगा दोनों में? हम देखिए डिफरेंट सेक्शंस का अराउंड में उनको कंपनसेशंस मिलते हैं, रिजेक्शंस मिलते हैं, तो वो नहीं मिल पाएंगे इसमें फिर। जी। अगर बात करें जो अभी नया बजट आने वाला है तो क्या इसमें जो लोगों का बजट है घर का उसमें क्या देखने को मिल सकता है? मतलब ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी या महंगाई कम होगी? जो बजट अभी जो डिज़ाइन हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मिडिल क्लास फैमिली को लेके अगर डिटेल एनालिसिस आप बजट का करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशंस और सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने उन सब चीज़ों को मेजर करके ही बजट बनाया है, तो उसमें मिडिल क्लास फैमिली को बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ को अगर आप डिटेल एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कुछ अभी मैंने मीम्स में देखा, सारी चीज़ों में देखा, तो उन्होंने उस चीज़ को ओवर एग्जैगरेट करके, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वाला जो था उसको अगर आप देखोगे, और जो कार्स का रीसेल वाला था वो अगर आप देखोगे तो उसको जो बताया गया है वो ओवर तरीके से बताया गया है, जो कि गलत था। अगर उसको डिटेल देखोगे तो वो भी एक फेवर में ही मिडिल क्लास फैमिली इनकम को फेवर में लेके ही बनाया है। और इन्फ्लेशन की बात करो तो इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रहा है तो उस चीज़ को उन्होंने ध्यान में रख के उस बजट को बैलेंस करके उन्होंने बताया, ताकि टैक्सेशन जो होगा वो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मिडिल क्लास के ऊपर उस चीज़ को ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। जी। बात करें, आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि क्या ओल्ड टैक्स रिजीम को ख़त्म करना चाहिए? ओल्ड टैक्स रिजिम को तो ख़त्म नहीं करना चाहिए। हाँ, इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूर बात कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी जो बहुत सारे जो टैक्स रिजिम्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अभी लेटेस्ट ट्रेंड या इन्फ्लेशन और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। बोला जाए बिल्कुल नई तरीके से नहीं, बट हाँ, जहाँ पे लगता है कि जैसे आप पुराने यदि हिस्ट्री को देखा जाए तो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से बस। इनफैक्ट हमें कुछ कंट्रीज से सीखना भी पड़ेगा। हाँ। उनके टैक्सेशन सिस्टम जो है, मैंने देखे है कि जैसे डबल टैक्सेशन ना हो, ओवर टैक्सेशन ना हो, इन चीज़ों का भी ध्यान जैसे दूसरे नेशंस रख रहे हैं। जर्मनी में ये चीज़ देखी गई है। और जो मतलब नेसेसिटीज़ है
नेसेसिटीज़ जो है वहाँ की, वो चीज़ों को हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स नहीं लेना चाहिए, 1% टैक्स बहुत होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, क्योंकि ये कंपलसरी है। तो ये चीज़ हमारे इंडिया में अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये जो ओल्ड जो है, इसको अपडेट करके हम एक नया फ्रेम कर सकते हैं, नए स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसमें कि हम दूसरे नेशंस की, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मदद ली है, तो यहाँ भी हम ले सकते हैं ऑब्वियसली। तो जैसे कि आपने देखा कि ओल्ड टैक्स रिजीम को ख़त्म करने की जो बात चल रही है, जिसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, उसके बारे में अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों का कहना है कि इसको ख़त्म ना करके इसमें और कई इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इंदौर से अपने कैमरा सहयोगी लाला के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो ओल्ड टैक्स रिजिम को जिस तरीके से खत्म करने की बात की जा रही है, मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की है। कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। आशीष जैन, मेरा पहला सवाल आपसे है, ओल्ड टैक्स रिजिम को लेकर जिस तरीके की चर्चा हो रही है, पहले हम ये समझना चाहेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम और नए जो टैक्स रिजिम है उस पर क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में? ओल्ड टैक्स रिजीम जो था उसके अंदर कुछ एग्जम्पशंस मिलते थे, जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या पीपीएफ, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट थे जी। जिनकी छूट ओल्ड रिजीम में मिलती थी, बट न्यू रिजीम में वो टैक्स एग्जम्पशंस वो हटा दी गई है। जैसे एटीसी नहीं है, उसके अंदर एटीडी नहीं है, हाउस लोन की छूट नहीं मिलती। तो ये कुछ एग्जम्पशंस ऐसी थी जिनको हटा दी गई है न्यू रिजीम के अंदर। जी। तो और कुछ ऐसा था कि जैसे लोग बाग कुछ एग्जम्पशंस का गलत फायदा उठाते थे, तो वो सारी एग्जम्पशंस हटा के न्यू रिजीम बिल्कुल बिना एग्जम्पशंस के कर दी है। ठीक तो है। न्यू रिजीम के अंदर एग्जम्पशंस नहीं है, ओल्ड रिजीम में एग्जम्पशन है। और अगर कहूँ तो एकदम से ओल्ड रिजीम को हटाना भी गवर्नमेंट के लिए टफ रहेगा, क्योंकि जिन्होंने प्लानिंग की हुई है 10-12 साल के लोन, होम लोन लिए हुए हैं, उन्होंने इंटरेस्ट का बर्डन उठाया हुआ है, या कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिनकी उनको छूट मिलती थी, तो वो आगे 10 से 12 सालों के लिए उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो अगर देखें तो गवर्नमेंट को एकदम से हटाना वो मुश्किल रहेगा थोड़ा सा। जी जी। अश्विनी राणा, जिस तरीके से सवाल यही उठ रहे हैं कि जिस तरह पुराने ओल्ड टैक्स रिजिम को हटाया जाएगा, कितना तर्कसंगत आप इसको मानते हैं और कितना चुनौतीपूर्ण ये होगा? देखिए, आज समय के अनुसार रिफॉर्म्स की जरूरत है। सरकार इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। पहले भी हमने देखा है कि कैपिटल गेन के बारे में भी उन्होंने किया है, गाड़ियों के लिए क्या है, अच्छा है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई भी करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन जो ओल्ड रिजीम में जो इन्वेस्टमेंट का एक कल्चर था, वो कल्चर हमारे यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी बचत करते हैं, और वो कल्चर को ये सरकार अगर खत्म करेगी तो बैंकों के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि बैंकों के लिए जो डिपॉजिट्स हैं या और इन्वेस्टमेंट के लिए लोग करते हैं, पीपीएफ है, इंश्योरेंस है, मतलब बहुत सारे सेक्टर के ऊपर उसका वो सिर्फ उसीलिए करते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं इसीलिए लेते हैं। तो ये इसको खत्म आप उसको कर दो, लेकिन ये नया रिजीम लाकर उसके अंदर कुछ आप रिलीफ दो, ताकि लोग वो जो एक कल्चर है इन्वेस्टमेंट का और सेविंग का वो कंटिन्यू रहे। नहीं तो जो है हमारे यहाँ सिर्फ वो ये कमाओ और खा लो, ये जो कल्चर होगा अपना वेस्टर्न कल्चर, वो यहाँ के लिए अच्छा नहीं होगा। और एम्प्लॉइज के लिए पर्टिकुलर इसी बहाने से वो सेविंग करते हैं, नहीं तो क्या कि जितनी कमाई करेंगे उसके ऊपर टैक्स देके बाकी सारा वो जो है अपना लुटा देंगे। जी। डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य, टैक्स रिफॉर्म से इकोनॉमी को किस तरीके से फायदा इसका होगा? जो नया टैक्स रिजीम है उसमें फाइल करना बहुत आसान है जी। तो पहले उसी बात से शुरू करते हैं। लोगों को आशंका है कि अगर हम सेविंग्स पे कोई टैक्स रिलीफ नहीं देते हैं तो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे। आई थिंक लोग एडल्ट्स हैं, उनको एडल्ट्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर उनको स्पेंड करना है तो करना चाहिए, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। हम तो यही कह रहे हैं कि लोगों को और स्पेंड करना चाहिए ताकि इकोनॉमी ग्रो करे। हमारा अभी इकोनॉमी में स्लो डाउन हो चुका है, तो उसका हल तो यही है कि लोग और स्पेंड करें, और जिनको रिस्पॉन्सिबली सेव करना होगा वो सेव करेंगे। अब आप देखिए कि जो अभी तर्क चल रहा है नया टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम में, जो पिछले साल के जिन्होंने ऑप्ट किया था उसमें करीब 75% ने नया टैक्स रिजीम ऑलरेडी ऑप्ट कर चुके हैं, और बाकी जो 25% है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है। उनका फलाना बहुत सारे कारण होंगे जो ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी अटके होंगे। लेकिन जब आपका टैक्स फाइलिंग और जितना भी प्रोसेसिंग है रिलेटेड टू टैक्स फाइलिंग, वो जब आसान हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा,
ईज ऑफ कंप्लायंस, ये सारा हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। नहीं तो आप देखेंगे कि बहुत सारा समय हमारे कंप्लायंस में चला जाता है, बहुत सारा समय हमारे टैक्स फाइलिंग में चला जाता है। सो ना सिर्फ नया टैक्स रिजीम आ रहा है जो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन उसके साथ जो टैक्स फाइलिंग का जो प्रथा है वो भी बहुत आसान कर दिया जाएगा। तो जो ये कंबाइंड जो इफेक्ट होगा कि जो नया टैक्स रिजीम में सिंप्लीफिकेशन है प्लस टैक्स फाइलिंग में सिंप्लीफिकेशन है, उसमें जो हमारा टाइम स्पेंड होगा, जो कंप्लायंस में जो हमारा वक्त स्पेंड होगा, वो बहुत कम हो जाएगा। तो दैट इज ए डायरेक्ट बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी। जी नंदन, एक सामान्य आय वाले टैक्स पेयर के लिए इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो हमारे ओल्ड एग्जेम्पशन हाई टैक्स रेट पे बेस्ड थी और जो न्यू रेजीम है वो लो एग्जेम्पशन और लो टैक्स रेट मॉडल के ऊपर बेस्ड है। अगर हम बात करें कि एक कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, भले वो सैलरीड हो या एक सोल प्रोप्राइटर हो, अगर वो साल का 12 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम कमाता है तो ओल्ड रेजीम में उस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा 1,17,000 रुपए, जबकि वो 1.5 लाख रुपए के 80C के डिडक्शंस ले रहा है। और न्यू टैक्स रेजिम में उसको टैक्स देना पड़ेगा केवल 71,000 रुपए, 71,500 रुपए, लगभग 45,000 रुपए कम। तो ऐसे केस में व्यक्ति न्यू टैक्स रेजिम पे ही मूव करेगा, क्योंकि उसके हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो 45,000 रुपए से बढ़ रही है। अब यदि अगर वो एक समझदार व्यक्ति है तो उसके ऊपर हमें उसके विवेक पर हमें निर्भर करना पड़ेगा, वो 45,000 खर्च करना चाहे या उस 45,000 को और ज्यादा कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहे। हाँ, ये बात जरूर सही है कि ओल्ड टैक्स रेजिम को अचानक से नहीं खत्म करना चाहिए, इसको फेज्ड मैनर में धीरे धीरे खत्म करना चाहिए, मे बी अगले 2 या 3 सालों में। लेकिन जो भविष्य है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही है, लो एग्जेम्पशन लो टैक्स रेट का ही है। तो मुझे लगता है कि न्यू टैक्स रेजिम इनएविटेबल है और उसमें ही ज्यादा करदाताओं को फायदा मिलेगा, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड टैक्स रेट की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो सिंप्लीफाइड टैक्स रेट की तरफ लेकर जाएगा, करदाताओं को उससे फ़ायदा मिलेगा। अश्विनी राणा, लेकिन देखिए एक्सपर्ट्स जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि एकदम से इसको बंद नहीं करना चाहिए, पुरानी टैक्स रेजिम बंद करने में अड़चन कहाँ पर आपको लगती है और क्यों ये लंबा प्रोसेस है? नहीं, क्या है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट की हुई है, पीपीएफ अकाउंट खोला हुआ है इसी पर्पज के लिए कि उनको रिबेट मिलेगी, हाउसिंग लोन ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखी है, तो वो उनका जो फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसको उनको दिक्कत आएगी। तो इसलिए इसको फेज मैनर में जैसे लोग कह रहे हैं वो करने में कोई आपत्ति नहीं। मैं बता रहा हूँ रिफॉर्म्स की जरूरत है, समय के साथ बदलाव की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ इसको जो है इसका बेस बढ़ाने की भी जरूरत है कि आप जितनी मर्जी कमाई करो लेकिन वो इतना आपको टैक्स देना है। अब सर्विस क्लास तो जबरदस्ती उसका तो टीडीएस कट जाता है कि सैलरी में से कट जाएगा, लेकिन जो बिजनेसमैन है और एक बहुत बड़ा वर्ग है वो है एग्रीकल्चर इनकम, जो अपने आप को पैसा तो बहुत कमा रहा लेकिन वो अपने आप को उससे अलग रखे हुए है कि वो टैक्स नहीं देता। तो सरकार को उसके ऊपर भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार कितना जो है लोन लेकर अपना जो है इस प्रकार से सरकार चलाएगी, तो रेवेन्यू जो इंक्रीज है वो भी होना चाहिए। जीएसटी के साथ जो है उसको दायरा बढ़ गया है, लेकिन उसमें भी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके ऊपर जीएसटी का जो टैक्सेबल है उसको कम करना चाहिए। एक और दिक्कत है, एक परक्विजिट टैक्स भी इसके अंदर है, वो कुछ सर्विस सेक्टर में लग रहा है, कुछ में नहीं लग रहा, तो उसके ऊपर भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जब हम न्यू रिजीम की बात कर रहे हैं तो न्यू रिजीम मतलब एट पार विद, और अब बैंक एम्प्लॉइज को परक्विजिट टैक्स देना पड़ता है, जो उनको सस्ता ब्याज दर पे उनको लोन मिलते हैं उनको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वही इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को उसके ऊपर परक्विजिट के ऊपर टैक्स नहीं है, जो अपने जजेस हैं उनको नहीं है। यानी एक अगर हम बात कर रहे हैं न्यू रिजीम की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी एट पार विद आवर क्लास, सर्विस क्लास, सभी के लिए एक जैसा एक समान होना चाहिए। जी, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ रही हैं, बीजापुर से गौरी हैं। गौरी, पूछिए क्या सवाल आप पूछना चाहती हैं टैक्स से जुड़ा हुआ। मैडम, मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरा ना 2022-23 में ना एक बार टैक्स कट गया था, तो उसी में मेरा 2 बार काटा, 23-24 का भी काट दिया हूँ। जी, टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल। आशीष जैन, अगर आपने सवाल सुना हो, 2 बार ये इनकी जो समस्या है कि इनका कहना एक बार टैक्स कटा चुकी थी, दूसरी बार भी कट गया।
जी, इनका क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। 22-23 में ये कटवा चुके थे और 23-24 में भी कट गया। जी तो ये इनकी इनकम किस चीज की है? सैलरी इनकम है या बैंक इंटरेस्ट, किस चीज की इनकम है? तो वो थोड़ा सा अगर पूरा बता पाए तो। गौरी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं जी जी गौरी, जी आप सवाल अपना एक बार दोहराएं और पूरा सवाल आप पूछें। जी मैडम, मैं बोल रही हूँ मैडम जी कि मेरा ना एक बार मेरा 22-23 में पैसा इनकम टैक्स का 2022 मार्च से 23 तक का दिए, तो वो काट दिया। फिर 23 में ना मेरा फिर से 24 वाला भी उसी रेट में कट गया ना, तो मेरा इनकम पे मतलब मेरा उसी में काट दिया। तो मैं बोली मेरा दोनों बार 2 महीना क्यों काटे हो? कोई बात नहीं, ये 2024 में ना आपको देना नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स में, आपका पहले से कट गया बोला। तो फिर भी हम लोग वो बना के नहीं देते मैडम। तो क्या तो पे स्लिप को तो यहाँ के सीओ साहब बोले ना, तो मेरे को ना 4100 कुछ पैसा एक्स्ट्रा कटा है बोला आपका मेरा। तो आशीष एक्स्ट्रा जी। पैसा भी मेरे को नहीं मिला, कब का मिलेगा क्या पता, साल भर होने जा रहा है। जी आशीष जी, अगर आप समझ पाए हो जो टेक्निकलिटी जी, उनको। मैं जो जी समझ पा रहा हूँ, इनका 22-23 में कोई इनकम हुआ होगा जो इनको 23-24 में मिला होगा। जी तो 22-23 के अंदर इनका ड्यू बेसिस पे टीडीएस कट चुका था। जो 23-24 में जब रिसीव हुआ तब भी टीडीएस कट चुका था। तो 23-24 की जब इन्होंने आईटीआर फाइल करी थी, तब एक टेनी फॉर्म होता है, उस टेनी फॉर्म के माध्यम से वो रिलीफ लेके रिफंड ले सकते थे। आसान शब्दों में आशीष जी, आप उन्हें बता दें कि कौन सा फॉर्म, एक बार फिर से रिपीट की, कौन सा फॉर्म मैम, लेकर। टेनी फॉर्म भरने में फाइल होना था, बट अब जी उसकी डेट निकल चुकी है। जी तो अब वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकते उस चीज के लिए। जी, तो रिफंड क्लेम अब नहीं हो सकता है क्योंकि जो समय सीमा थी वो खत्म हो चुकी है। नंदन अरोड़ा, ऐसे में सवाल इस नए टैक्स रिजीम को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो 15 लाख कम अधिक से ज़्यादा आय वाले लोग हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए जो नई रिजीम है वो एक वित्तीय झटका उनके लिए हो सकता है नए टैक्स रिजीम से। क्या ऐसा है? नंदन जी, मेरा सवाल आपके लिए। वो 30% है। अब इसमें सभी की अपेक्षा है कि 15 लाख से ऊपर जो लोग साल भर में इनकम अर्न कर रहे हैं, जी उनके लिए पीक टैक्स रेट कम किया जाए। इससे गवर्नमेंट को डेफिनेटली रेवेन्यू का लॉस होगा, बट इससे लोगों को टैक्स की चोरी करने के लिए जो एक इंसेंटिव मिलता था, वो इंसेंटिव कम हो जाएगा। स्पेशली अगर हम लोग बात करें, अगर बहुत सारे लोग जो अपनी कर आय को छुपाते हैं कि वो जी कम टैक्स स्लैब में रहें। तो सभी की अपेक्षा है कि आने वाले बजट में 15 लाख से ऊपर वालों के लिए शायद 30% का जो टैक्स रेट है वो कम किया जाए, उसको 25 या 20% किया जाए, और पीक टैक्स रेट में भी 20 लाख या 25 लाख के ऊपर चालू किया जाए। तो मुझे लगता है इससे करदाताओं को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। जो साल का 1 या सवा लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं, उससे उनको टैक्स की बचत ही होने वाली है। जी डॉक्टर जयजीत, कयास ऐसे भी हैं कि नए टैक्स रिजीम में कुछ नए टैक्स छूट जोड़कर थोड़ा सा उसको और फायदेमंद बनाने की भी घोषणा हो सकती है, ताकि इस बदलाव को आसानी से जो टैक्स पेयर्स हैं वो ले सकें। जयजीत जी, आप। जो नया टैक्स रिजीम है वो 2020 पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑलरेडी 4 साल हो चुका है। तो ये ट्रांजिशनरी फेज है। ऑब्वियसली जो जिन्होंने जो पुराने टैक्स रिजीम जी जी में रहना चाहते हैं उनको जो कहते हैं ग्रैंडफादरिंग करना चाहिए, ताकि उनका हाथ पकड़ के आगे उनको ले जाना चाहिए, उनको मध्य बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वो एक अलग बात है। अब उसमें अगर नए टैक्स रिजीम में हम जो जो वित्त मंत्री है उसमें कुछ और छूट लाते हैं, कुछ और बदलाव लाते हैं, ताकि टैक्स पेयर्स को के ऊपर जो बर्डन है वो और कम हो जाए, वो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ होगी। और जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि इन्फ्लेशन के कारण इनकम बढ़ा नहीं है, उसके ऊपर इन्फ्लेशन भी आ चुका है। तो अगर हम जो टोटल नेट एक्चुअल कर है, जी सारा मैथमेटिक्स को हटा के जो एक्चुअल कर होगा, अगर वो कम हो जाए लोगों के लिए, तो ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। सो जी हमारा तो यही आशा है कि जो फाइनल जो टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस होंगे उसमें दोनों चीज़ें होंगे कि जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब होगा वो बढ़ा दिया जाए 15 लाख से
18 या 20 लाख कर दिया जाए, और जितना जो जो छूट है, जी जो बेसिक छूट है उसको भी बढ़ा दिया जाए। जी हमारे तो साथ एक मेरे और ख्याल से जी ये कॉम्बिनेशन जी डायरेक्ट टैक्सेशन में इंट्रोड्यूस होगा। जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष कुमार हैं जबलपुर से। आशीष पूछिए क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं। मैम नमस्कार। जी। मैं आशीष कुलपरा बोल रहा हूँ जबलपुर से। जी मेरा एक प्रश्न है मैम, होम लोन के इंटरेस्ट के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मैंने 2020 दिसंबर में अपना हाउस लिया है, एसबीआई से लोन लिया हुआ है। इसमें 2,37,000 समथिंग का इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिलनी थी, पर वो अभी तक के अमाउंट आया नहीं है। तो मैं बार बार बैंक में पूछ रहा हूँ इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा? नंदन नरूला, इस सवाल का जवाब आप हमारे दर्शक को। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सब्सिडी है वो पूरी तरीके से बैंक्स के थ्रू ही मॉनिटर की जाती है और डिसबर्स की जाती है। जहां तक सवाल आता है कि बजट में प्रावधान किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो लोगों की अपेक्षाएं तो हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जो और योजनाएं हैं जिनसे टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं या सब्सिडीज मिल रही हैं, वो आगे भी कंटिन्यू की जाए। सो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाने के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे जो इंसेंटिव्स थे, सब्सिडीज थी, उनको जरूर एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई की मार सभी लोग की झेल जा रहे सकती हैं। है कुल मिलाकर। जी, ठीक है, आगे ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू, कौन सा बेहतर है? अंबिकापुर के लोगों की भी हम राय देख लेते हैं कि क्या कहते हैं लोग। आने वाले बजट में केंद्र सरकार ओल्ड टैक्स रिज्यूम को खत्म कर सकती है, ऐसा एक्सपर्ट इशारा कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी में इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसे लेकर चर्चाएं का बाजार गर्म है। हमारे साथ अंबिकापुर के सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आइए इन्हीं चर्चा करते हैं कि ओल्ड जो टैक्स रिज्यूम अगर खत्म होता है तो इसका क्या फर्क पड़ेगा। अभी भी आपका बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। क्या होता है ओल्ड टैक्स रिज्यूम, ये पहले बताइए। जो हमारा जो इनकम टैक्स के जो प्रावधान है, जिस पे आम नागरिकों और कंपनियों के ऊपर जो टैक्स लगता है, ये 1961 एक्ट के द्वारा जो होता है गवर्न होता है इसमें। और जैसे जैसे इस एक्ट में परिवर्तन किए गए, ये एक्ट बहुत ही जटिल होता गया समय समय पे। और सरकार ये चाहती है, क्योंकि ये समय बदल रहा है, भारत की इकोनॉमी जो है 5 ट्रिलियन करने की जो है आवश्यकता है, तो इस दिशा में जो टैक्स के प्रावधान को है सरलीकरण करने की जरूरत महसूस की गई है। और इसके लिए पूरे एक्ट को बदल के डायरेक्ट टैक्स कोड के माध्यम से सरकार इनकम टैक्स के लिए एक नया प्रावधान लेकर आना चाहती है, जिससे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सरलता हो, और जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उससे सरकार को जो होता है राहत मिल सके, सरकार उस पर लगाम लगा सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रावधान आएगा, जिसे इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स कोड के नाम से जाना जाएगा। डायरेक्ट टैक्स प्रावधान तो कुछ नए पुराने का मिक्सचर ही रहेगा, लेकिन क्या है कि अब वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट में इसे धारा के नाम से जाना जाता है। और नया टैक्स रेजिम आने वाला है, जिसे डायरेक्ट टैक्स कोड कहेंगे, इसमें इसे कोड के नाम से जाना जाएगा। कोई भी प्रावधान रहेगा उसे एक पर्टिकुलर कोड के नाम से जाना जाएगा। तो ये दोनों में सामान्य तौर पे अंतर है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये होगा कि इसे किसी भी प्रकार से लोगों के लिए सरल से सरल बनाया जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, और जो टैक्स इवेशन, जो कर की चोरी हो, उसे रोका जा सके, जिससे कि जो है भारत जो है तेजी से विकास कर सके। आम लोगों में क्या फर्क पड़ेगा? आम लोगों की, जैसे कि जब भी कोई नया बजट आता है तो लोगों की उम्मीद बन जाती है कि सरकार इसमें जो है कुछ राहत प्रदान करेगी। तो नया जो टैक्स, जो पुराने टैक्स के प्रावधान है थोड़े से जटिल हैं। जैसे आपको कोई भी डिडक्शन या टैक्स की छूट लेनी है, लोग नॉर्मली सामान्य तौर पर जो सैलरी वर्ग के जो लोग हैं वो LIC में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं, मकान लेने पर उनको टैक्स में छूट मिलती है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रपत्र देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप के जो जटिल प्रावधान हैं उसको इसमें थोड़ा सिंपल किया जाएगा, जिससे लोगों को इन प्रावधानों का लाभ लेने में आसानी हो सके। अब सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या इसका असर हमारे देश के इकोनॉमी पर पड़ेगा? जी बिल्कुल। जब भी कोई चीज़ें सरल होती है तो इसका सीधा सीधा असर व्यापार और व्यवसाय पे पड़ता है। देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर टैक्स के प्रावधान सिंपल रहेंगे, लोगों को समझ में आएगा, लोग ईमानदारी से अपना टैक्स भी पे करेंगे, सरल होने के कारण कंप्लायंस भी ईजी होगा, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर ये जो है देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। सरल शब्दों में अगर अभय सर अगर बात करें तो अगर सरकार अगर ये लाती है प्रस्ताव चेंज करने का, तो क्या सीधे तौर पर आम आदमी को फायदा होगा? जी बिल्कुल, ऐसी उम्मीद है मुझे कि आम नागरिकों को फायदा होगा।
तो कुल मिलाकर आसान होगी प्रक्रिया, टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। अश्विनी राणा, आशीष जैन, डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य और नंदन नरूला, आप हमारे साथ जुड़े, सभी सवालों के जवाब आपने दिए, शुक्रिया आपका। तो इससे कर चोरी रुकेगी नया टैक्स रेजिम लागू होने से, और टैक्स पेयर्स को भी काफ़ी फायदा होगा। फिलहाल हमारी स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।